इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब न्यूटन पर कूलम। मतलब यह है कि एक कूलम चार्ज जो है एक कूलम चार्ज जो है ये R1 मीटर के फासले पर एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है? एक 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है? 9 अरब न्यूटन फोर्स लगाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। पॉइंट चार्ज क्या है ये आप जो है ऑलरेडी इसको जानते हो कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। अगर फिर भी आपको पता नहीं कि पॉइंट चार्ज क्या है तो पहला वीडियो मैंने जो अपलोड किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कूलम्स लॉ में, मैंने कूलम्स लॉ के लिए मैंने पॉइंट चार्ज को अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है और डिटेल के साथ मैंने पॉइंट चार्ज को वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको पहले देख लें फिर यहाँ पे आ जाए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो कि एक पॉइंट सोर्स चार्ज है। मतलब कि प्लस क्यू हमने एक सोर्स चार्ज लिया हुआ है, लेकिन जो सोर्स चार्ज है यहाँ पर ये आज हम एक पॉइंट चार्ज जो है तस्वीर करते हैं कि ये सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज या इस सोर्स पॉइंट चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पर किसी इस सोर्स चार्ज की इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट। दिस इज द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो हम पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। तो इस तरह जो क्यू है सोर्स चार्ज और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इनके दरमियान जो फासला है ये हो जाएगा r। चूंकि ये फासला एक वेक्टर फासला है तो हम इसको r एरो हेड से डिनोट करते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन के लिए हम जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर, ये r यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो अब इस क्यू नॉट पे जो कूलम्बिक फोर्स अमल करता है इस क्यू चार्ज की वजह से वो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये रिपेलिंग फोर्स है। रिपेलिंग फोर्स क्यों है? क्योंकि हमने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है और आपको ऑलरेडी पता है कि जो टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह इस टेस्ट चार्ज पर राइट साइड में टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में या अलोंग एक्स एक्सिस एक रिपेलिंग फोर्स अमल करेगा इस क्यू की वजह से। तो मतलब ये है कि आर वेक्टर जो है ये भी हम प्लस क्यू से क्यू नॉट की तरफ लेते हैं और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्यू से क्यू नॉट की तरफ है और फोर्स भी जो है वो भी क्यू से क्यू नॉट की तरफ है। तो मतलब कि इस फोर्स की डायरेक्शन और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये क्या है? ये सेम है। तो अब हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं इन दो चार्जेस के लिए क्यू नॉट और क्यू के लिए कि ये कूलम्स लॉ जो है इफ दिस इफ इज इक्वल टू के क्यूम एंड टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर भी आप ले सकते हैं। तो मतलब यह है कि यहाँ पे हमने क्यू और क्यू नॉट के दरमियान फिलहाल वैक्यूम को कंसीडर किया हुआ है कि यहाँ पे वैक्यूम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी कूलम कांस्टेंट की जगह। और ये स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म भी आप लिख सकते हो कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। और ये यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द कूलम्बिक फोर्स ड्यू टू क्यू चार्ज ऑन द क्यू नॉट।
ओके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डिफिनीशन है उसका पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिस इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये कल हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है, या इससे पहले वीडियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अच्छी तरह सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर रहता है, फोर्स डिवाइडेड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट charge या the force experienced by the unit positive test charge inside the electric field is called electric field intensity। और अब यहाँ इस इक्वेशन में हम F की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है दिस विल बी, या इसको हम पहले इस तरह लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई 1/q0, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे F की जगह जो है वैल्यू पुट करते हैं कूलम लॉ से, तो दिस विल बी इक्वल टू F की जगह हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1/q0। इस तरह ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑफ दिस सोर्स चार्ज इज सोर्स चार्ज प्लस क्यू की एट द पॉइंट A, इस पॉइंट A पर। ओके इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि कूलम कांस्टेंट K के बराबर है इन वैक्यूम, इसकी जो वैल्यू है ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 यूनिट है। यूनिट आप कूलम कांस्टेंट की यूनिट जो है वो आप लिख सकते हैं, व्हाट इज कूलम कांस्टेंट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट। ये सब मैंने इससे जो कूलम लॉ में जो सेकंड पार्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया है कि K क्या होता है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ K जो है ये CGS में 1 के कैसे बराबर होता है, ये सब मैंने पढ़ाया है वहां पे आप देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि K के बराबर है ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वैक्यूम की केस में, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 यूनिट और Q डिवाइडेड बाई ज़रब Q डिवाइड बाई r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ वैक्यूम ऑफ द सोर्स चार्ज प्लस Q। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि लेट सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है जो कि 1 कूलम है, और इस 1 कूलम सोर्स चार्ज से आपने एक 1 मीटर के फासले पर, मतलब r इज इक्वल टू 1 मीटर के फासले पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस 1 मीटर के फासले पर इस सोर्स चार्ज 1 कूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना हो जाएगी। तो आप इजीली इसको मालूम कर सकते हैं। अगर वैक्यूम में है तो E वैक्यूम दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 और यहाँ पे आप यूनिट लेके कूलम कांस्टेंट की और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना लिया है हमने 1 कूलम, और फासला कितना लिया हुआ है 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इनटू r यूनिट वेक्टर। इस तरह जो E है दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट, इस यूनिट को थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो आपको मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम r यूनिट वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम है। यहां पे आप देख सकते हो कि E इज इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब न्यूटन पर कूलम। मतलब यह है कि एक कूलम चार्ज जो है एक कूलम चार्ज जो है ये R1 मीटर के फासले पर एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, एक 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, 9 अरब न्यूटन फोर्स लगाता है। This is the electric field intensity of the source charge of magnitude of 1 coulomb at a distance of 1 meter। 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 कूलम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये 9 अरब न्यूटन पर कूलम है।
ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वैक्यूम में ये बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ वैक्यूम. और हम अब यहां पे ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज की, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो इस इक्वेशन से नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वैक्यूम में हो या मीडियम में हो, जो भी हो, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज पर. अगर सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब बड़ा सोर्स चार्ज आपने रखा हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस सोर्स चार्ज की वो भी बड़ा ज्यादा होगी. अगर छोटा सा सोर्स चार्ज आपने रखा हुआ है, कम मैग्नीट्यूड वाला सोर्स चार्ज आपने किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज की, इस स्मॉल सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कम होगी. मतलब कि सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है, और सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है. MCQs इस तरह आता है कि if the magnitude of the source charge become double, then what will be the electric field intensity at the specific point? Double, half or none of these, या remain constant, any one option आपको आ सकता है. तो if the magnitude of the source charge become double, electric field intensity also be double. Electric field intensity भी double हो जाएगी. If the magnitude of the source charge become half, electric field intensity also become half. Electric field intensity भी half हो जाएगी. और यहाँ से रेशो आप बना सकते हैं कि E1 बाई E2 रेशो, दिस विल बी इक्वल टू Q1 बाई Q2 रेशो. ये रेशो भी आप बना सकते हैं. और इनकी मीनिंग ये है कि अगर आपको इस तरह MCQs आपको इससे आ सकते हैं कि अगर आपको Q1 बाई Q2 जो है वो गिवन है कि ये 1/2 के बराबर है, तो E1 बाई E2 जो है ये किसके बराबर होगा? ये भी 1/2 के बराबर होगा. और रेशो की मीनिंग क्या है? रेशो की मीनिंग यह है कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस करने पर ये Q2 1 के साथ जरब हो जाएगा, ये Q2 आ जाएगा, और 2 Q1 के साथ जरब हो जाएगा, ये 2 Q1 आ जाएगा. और इसकी मीनिंग यह है कि Q2 की जो मैग्नीट्यूड है ये Q1 की मैग्नीट्यूड के मुकाबले में 2 टाइम्स है. मतलब Q2 बड़ा है, Q1 छोटा है. और इस तरह E1 बाई E2 जो 1/2 के बराबर है, इसकी भी मीनिंग यह है कि E2 1 के साथ क्रॉस करने पर E2 हो जाएगा, और E1 2 के साथ क्रॉस करने पर ये 2 E1 हो जाएगा. और इसकी भी मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दी Q2 चार्ज है ये 2 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दी Q1 चार्ज से. क्यों? क्योंकि Q1 चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कम है, और Q2 चार्ज जो है Q1 से डबल है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 भी E1 से जो है वो डबल हो जाएगी. This is the relation between electric field intensity and the magnitude of the source charge. अब हम आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, और नंबर 2 पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इक्वेशन में आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है. इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है, ये आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट. मतलब सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के दरमियान जो फासला है आर. अब अगर आप क्यू और क्यू नॉट के दरमियान फासले को बढ़ाते हैं, मतलब तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान फासला जो है वो हम इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा. मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्यू सोर्स चार्ज है, और यहाँ से अगर हम टेस्ट चार्ज को जितना दूर ले जाते हैं इस क्यू चार्ज से, तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. और अगर हम इस क्यू नॉट को जितना नजदीक ले जाते हैं इस क्यू चार्ज की तरफ, तो इतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस सोर्स चार्ज की ये बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं और एक पॉइंट सी लेते हैं. पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स चार्ज है EA, और पॉइंट बी पर है EB, और पॉइंट सी पर है EC. तो हम लिख सकते हैं कि EA जो है दिस इज ग्रेटर देन EB एंड EB इज ग्रेटर देन EC. या हम इस तरह लिख सकते हैं कि EC this is less than EB and this is less than EA.
इसको देखें, ई ए पर मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये सबसे नजदीक है सोर्स चार्ज को। और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम क्यों है, सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये ई पॉइंट सोर्स चार्ज से सबसे दूर है। तो फासले को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है, और फासले को घटाने से मतलब सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज के दरमियान जो फासला है उसको घटाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के दरमियान जो रिलेशन है, इससे एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको लिखा है कि अगर हम आर को हाफ करते हैं, इफ आर बिकम हाफ, आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अगर इस फासले को हम हाफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, या कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा, या फॉर एग्जांपल नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपने ये नहीं लिखना कि आर को हाफ करने पर ये डबल हो जाएगा, बल्कि ये 4 टाइम हो जाएगा। ई विल बी 4 टाइम्स, E will be 4 times, E 4 टाइम हो जाएगा। क्यों 4 टाइम हो जाएगा? क्योंकि R पर स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। और अगर R को आप डबल करते हो तो E will be 1/4 टाइम्स, E जो है वो 1/4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन में अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज डबल करते हो और R को जो है वो उसको भी डबल करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को डबल करते हो और आर को डबल करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट रहेगा? तो सोर्स चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज को डबल करने से ये तो डबल हो जाएगा, लेकिन इसके डबल होने से ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल जो है ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर जो है वो कम डिपेंड कर रहा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ लीनियर प्रोपोर्शनलिटी में है, व्हाइल डिस्टेंस के साथ बाय स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी में है। तो इस तरह एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि अगर आप एक सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड को जो है वो डबल करते हो और आप जो है डिस्टेंस को हाफ करते हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहेगा? तो यहां पे देखिए चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल होने से ये डबल हो जाएगा और आर की हाफ होने से ये 4 टाइम हो जाएगा। तो डबल जरा 4 टाइम 8 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट एमसीक्यूज आपको जो है आ सकते हैं इन रिलेशन से, आप इसको अच्छी तरह नोट कर ले और इस पे प्रैक्टिस कर ले ईटा मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आपको आसानी होगी। इस तरह हम इसे रेशो बना सकते हैं कि E1/E2 रेशो जो है दिस विल बी इक्वल टू R2/R1 होल स्क्वायर। E1/E2 दिस इज इक्वल टू R2/R1। उलट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इनवर्सल प्रोपोर्शनलिटी है। तो E1/E2 दिस इज इक्वल टू R2/R1 होल स्क्वायर। और यहां से आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि R2/R1 दिस इज इक्वल टू E1/E2 स्क्वायर रूट, इस तरह भी ले सकते हो। आपको R1/R2 का रेशो दिया होगा, E1/E2 रेशो जो है वो आपसे मांग रहा होगा, या E1/E2 रेशो दिया होगा, R2/R1 रेशो जो है वो आपसे मांग रहा होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। इन रेशो को थोड़ा सा याद कर ले, नोट कर ले। अच्छा, अब यहां पे ये तो इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अलावा एक मेन पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो मेन पॉइंट है वो ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, electric field intensity, this does not depend upon the magnitude of टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इसकी मीनिंग क्या है?
अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर, या स्केलर फॉर्म में क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इसमें टेस्ट ये क्यू जो है ये सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड है, ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड नहीं है। तो मतलब यह है कि यहां पे टेस्ट चार्ज नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। कंसेप्चुअली अगर आप जो है चाहते हो कि सर जी ये क्यों डिपेंड नहीं करता, ये तो मैथमेटिकली चलो यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है तो डिपेंड नहीं करता क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड पर, लेकिन कंसेप्चुअली ये सर जी क्यों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड यानी टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे देखें, अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बेसिक डिफिनीशन है F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट को अगर आप देखें यहां पे, और F जो है ये कूलम्बिक फोर्स है और ये भी K क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। इन दो इक्वेशन को देखें। अब यहां पे अगर आप क्यू नॉट जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को आप डबल करते हो, मतलब क्यू नॉट से आप 2 क्यू नॉट बनाते हो, डबल करते हो, तो इस क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड को डबल करने से ये फोर्स जो है ये वही नहीं रहेगा बल्कि ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कूलम लॉ से कि F और क्यू नॉट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। अब अगर आप टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करते हो तो जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा, मतलब जो F फोर्स है ये भी 2F फोर्स बन जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये 2F डिवाइडेड बाई 2 क्यू नॉट, और ये कैंसल वही F बाई क्यू नॉट आ जाएगा। इसकी मीनिंग ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ जाता है। जितना आप टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो इतना ही फोर्स भी बढ़ जाता है, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और फोर्स और क्यू नॉट की जो सेम अमाउंट पर इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से जो नेट इफेक्ट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और नेट इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर नहीं रहेगा। मतलब कि जितना आप क्यू नॉट को बढ़ाते हो उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा, और इस तरह ये दो क्वांटिटी बाई सेम अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड के बढ़ाने या घटाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इस तरह आप लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड की फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ सोर्स चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज की फंक्शन है, ये टेस्ट चार्ज की फंक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बिल्कुल एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरह है, स्मॉल जी की तरह, कि जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ की जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये एक छोटे से बॉडी छोटे से मास के लिए भी 9.8 है और एक बड़ा मास के लिए भी 9.8 है। मतलब कि ये जो 9.8 वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, ये मास पर डिपेंड नहीं करता कि छोटा मास है बड़ा मास है अर्थ सरफेस पर, बल्कि ये अर्थ की मास पर डिपेंड करता है कि अर्थ की मास के मुताबिक ये आया है। अगर प्लेनेट की मास कम ज्यादा हो रहा है तो ये वैल्यू जो है वो चेंज होता है। तो जिस तरह ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है ये अर्थ की मास पर डिपेंड करता है, इस तरह या अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करता है, इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वैक्यूम हमने लिखा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। इस तरह दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की मीनिंग है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब कि ये क्यू चार्ज जो है सोर्स चार्ज है और यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इनके दरमियान अगर वैक्यूम है तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, हम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि ई मीडियम, और ये ई मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, व्हाइल एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या एनी मटेरियल मीडियम। तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इसमें जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन ई मीडियम, आल्सो इनवर्सली डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। मतलब कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो इसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सोर्स चार्ज की कम होगी, और जिस मीडियम की परमिटिविटी कम हो इसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सोर्स चार्ज की ज्यादा होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दिस आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी या मीडियम की नेचर पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट परमिटिविटीज होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट मीडियम में किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिफरेंस होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे आप इस तरह अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी कॉन्सेप्ट को यूज कर ले तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बराबर है, और मीडियम की जो परमिटिविटी है ये एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। और इस तरह ई मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई इनटू एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो आप, और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह ई मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर अलग लेके मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर लेके, तो इस तरह ई मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, और ये वाला टर्म जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये ई वैक्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे ई वैक्यूम लेके ये ई वैक्यूम देके ई वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मतलब कि जो ई मीडियम है ये ई मीडियम किसके बराबर हो जाएगा, ये ई मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू ई वैक्यूम, ये ई वैक्यूम जो है दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर को क्रॉस करने से ये एप्सिलॉन आर इनटू ई मीडियम बन जाएगा। और इसकी मीनिंग ये है कि जो एप्सिलॉन आर है ये चूंकि 1 से ग्रेटर होता है किसी मीडियम के लिए, तो ई वैक्यूम जो है दिस विल बी ग्रेटर देन ई मीडियम, ई वैक्यूम ई मीडियम से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब यह है कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी सोर्स चार्ज की वो हमेशा के लिए ज्यादा होगी किसी भी सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन केस ऑफ मीडियम। मतलब कि अगर इन क्यू और क्यू नॉट के दरमियान अगर वैक्यूम हो तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्यू नॉट पर ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर इन दो चार्जेस के दरमियान आप एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हो। और ये क्यों, जब आप डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हो तो आपने पढ़ा है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्ट होने से जो कोलम्बिक फोर्स है बिटवीन दीज टू चार्जेस वो विल बी डिक्रीज, विल बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्यू नॉट पर जो कोलम्बिक फोर्स है क्यों की वजह से ये मीडियम के इंसर्ट होने से कम हो जाती है ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू परमिटिविटी। ये आप कूलम्ब कांस्टेंट वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें देख सकते हो, डिटेल के साथ मैंने ये पढ़ाया है। और फोर्स के रिड्यूस्ड होने से क्यू नॉट तो कांस्टेंट है और फोर्स के रिड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो बी रिड्यूस। तो इस तरह इसकी मीनिंग यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मीडियम। और इसके अलावा इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है ये ई वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई मीडियम के बराबर है, ई वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई मीडियम। The ratio of the electric field intensity in case of vacuum to the electric field intensity in case of medium is called relative permittivity. Relative permittivity आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में कि relative permittivity क्या होता है, the ratio of the medium permittivity to the
वैक्यूम परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखें, और यहां से आप कह सकते हो कि द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ मीडियम इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और कूलम्ब्स लॉ में भी आप लिख सकते हो कि द रेशो ऑफ द कूलम्बिक फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम टू द कूलम्बिक फोर्स इन केस ऑफ मीडियम इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब एक तो रिलेटिव परमिटिविटी ये है, और एक रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ये है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। तो दीज आर दी थ्री डिफिनीशन ऑफ द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। और आगे हम जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे पढ़ेंगे तो आपको एक दो डिफिनीशन और भी मिल जाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। तो दिस ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।